18-20 साल से चल रहे हैं वो। लेटेस्ट तो हमने अब कर दिया ना, लेटेस्ट तो हमने परिवार पहचान पत्र में एक से पूछना शुरू कर दिया, उसका वेरिफिकेशन कराएंगे। और इसके बाद अगला बताता हूं, हमने जितने पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट +2 इनको कहा कि आप सक्षम युवा में रजिस्टर कराओ, आपको 3,000 रुपया और 1,500 रुपया जो रेट है हमारा वो तो देंगे बेरोजगारी भत्ता, साथ में 100 घंटे का काम देंगे, उसका पैसा अलग देंगे पर घंटा। एक पोस्ट ग्रेजुएट को 9,000 रुपया 100 घंटे का ये आज हम देते हैं। इसमें भी कुल मिलाकर के 1.25 लाख लोग ही हैं, इससे ज्यादा इसमें भी नहीं आए। जो लोगों को ओपन करते हैं आओ तो सही, जब 3,000 नहीं 9,000 के लिए तो आएगा। अगर वो बेरोजगार है, मैं क्यों सरकारी दूंगा? मेरे पास सरकारी आप पैदा करोगे तो हम दे देंगे, सरकारी जितना है उतना ही है। जिसने जो बेरोजगार है उसको 9,000 रुपया चाहिए और उसका आउटसोर्सिंग का भी काम नहीं है। ये तो एक काम दे करके मुफ्त में ना दिया जाए उसको लगे कि मैं कुछ काम करे ले रहा हूं, इसलिए 9,000 रुपया उसकी जेब में डाल रहे हैं, अपना खर्चा कर ले, अपने आप को आगे बढ़ा ले। ये डोमिसाइल का विषय हमारे बलराज कुंडू ने भी उठाया था, ये विषय मैंने बता दिया उसमें। अध्यक्ष जी, विषय तो मेरे पास और बचे हैं, लेकिन चूंकि 27 हो गए हैं, मैं तो इतना ही एक चर्चा करूंगा। नहीं, अब कल भी तो मुझे बोलना, परसों भी बोलना, चिंता मत करो, है मेरे पास समय। कुल मिलाकर के देखिए, तनाव में नहीं रहना चाहिए, तनाव मत रहा करो। गीता में लिखा है 16वां अध्याय का पहला श्लोक, नहीं मुझे कोई तनाव नहीं होता, मैं बिना तनाव के ही चलता हूं। इसलिए आपको तनाव होता क्यों है मैं आपको बताऊं। आपको तनाव होता क्यों है, आप तनाव होता क्यों है, मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं विषय खत्म कर रहा हूं। खुद की फिक्र अक्सर तनाव देती है, खुद की फिक्र अक्सर तनाव देती है, दूसरों की फिक्र करके देखिए लगाव देती है। धन्यवाद। प्रश्न है कि राज्यपाल महोदय, एक छोटी अमेंडमेंट है। राज्यपाल महोदय ने जो भाषण हालांकि सरकारी छाप के देती है, उन्होंने तो उसमें कुछ किया नहीं, लेकिन पढ़ा हुआ जो माना गया है उसमें एक गलती ध्यान में आई है, और वो गलती भी मैं धन्यवाद करता हूं हमारे वरुण चौधरी जी का। बैठे? हाँ, उन्होंने ध्यान कराई है कि पैरा नंबर 153 में गवर्नर के एड्रेस में ये लिखा गया कि जो पुलिस के लिए हम जो गाड़ियां खरीद रहे हैं वो गाड़ियां 600 गाड़ियां खरीदने का ऑर्डर दे दिया गया है, जबकि उसमें सच्चाई ये है कि वो गाड़ियां खरीद ली गई हैं। तो इसलिए इतना संशोधन करके और हम इसको, हाँ ये ग्रामेटिकल मिस्टेक कहें तो हम इसको इस ढंग से पढ़ेंगे। 153, मेरी सरकार ने इस परियोजना हेतु पुलिस विभाग के लिए 630 वाहनों को खरीदने का कार्य पूर्ण कर लिया है, ये इसमें लाई है। धन्यवाद। प्रश्न है कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधानसभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यंत कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 5 मार्च 2021 को दोपहर 2 बजे सदन में देने की कृपा की है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव पारित हुआ। लेगा बच्चों को एज रिलैक्सेशन। अरे भाई अगर सारी बत्रा जी आप नहीं, मैं एक जवाब और आपसे पूछता हूं, अगर ये सारे विवाद अगर ये सारे विवाद न हो तो आप और कोर्ट ये मिलकर क्या करोगे? इतने सारे विवाद खड़े किए हुए लोगों ने, तो आप भी उसमें हिस्सेदार हैं, पिछली सरकारें भी हिस्सेदार हैं, गलती हमसे भी हो सकती है, ये विवाद सुलटाएंगे, ये समाधान करना हमारा काम है। हम समाधान की ओर बढ़ रहे हैं,
वी आर गोइंग अहेड विद सॉल्यूशंस। अब एक विषय आता है आपका, वो भी आपने जोर शोर से उठाया, वो है महंगाई का। इस महंगाई के विषय में बात आई पेट्रोल और डीजल की मुख्य रूप से। मैं एक ही बात बताना चाह रहा हूं कि 2014 से लेकर 2021 तक 8 साल के आंकड़े मेरे पास है। इस 8 साल में पेट्रोल की बढ़ोतरी हुई है 12-13%। रोजाना बदलता है क्योंकि ये कंपनियों का रेट है, कभी 20 पैसे कम है, कभी ज्यादा है। ऐसे ही डीजल के रेट हैं 25 से 30%। और इसी प्रकार से अगर मैं तीसरा आंकड़ा बताऊं आपको, वो है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का जो बढ़ोतरी है वो 24 से 30%। और मैं कहता हूं 8 साल में इन्फ्लेशन रेट को आप देख लें तो 8 साल में कोई भी चीज 30%, 35%, 40%, ये एक लॉजिकल इंक्रीज है। कोई चीज होगी, हम चाहे अपनी इनकम देख लें, सबकी सैलरीज देख लें, सबके खर्चे देख लें, 8 साल का विषय हो गया। 8 साल में अगर 4-5% की बढ़ोतरी हर साल इन्फ्लेशन, सबको डीए भी मिलता है, सब इन्फ्लेशन रेट भी होता है, अगर बाकी चीजों पर होगा, क्या फसल पर नहीं हुआ? क्या फसल के रेट नहीं बढ़े? क्या वो भी बता देता हूं आपको 8 साल में क्या क्या बढ़ाए हैं। तो इसलिए इसको केवल एक एक्सप्लॉयटेशन के लिए किसी को और किसी को भड़काना कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। हाँ, इतना जरूर है, नहीं इतना जरूर है, सुनिए, वो केंद्र सरकार का विषय है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके ऊपर टैक्सेस भी लगाए होते हैं, थोड़ा वैट हमने भी लगाया हुआ होता है, वो सारा हाँ, तो थोड़ा 5-7% बढ़ा था। वो तब बढ़ा था जब वो रेट नहीं, जब रेट काफी कम हो गए थे, बल्कि जब कम रेट हुए थे हमने उसको एक लोअर सीलिंग भी लगा दी थी कि अगर ज्यादा कम होंगे तो इतना रेट वैट का लेना ही चाहिए। अगर वो लेना बंद कर देंगे तो इसी पैसे में से सबकी तनख्वाहें देनी है, इसी पैसे में सबके खर्चे करने हैं। तब अर्धनग्न होके जो है प्रदर्शन किए जाते थे, और तब भी आप लोगों ने ही करे थे। अब आप कह रहे हो कि ये तो लॉजिकल है। ये आज 860 हो गया है, अब ये लॉजिकल हो गया। आज लॉजिकल हो गया, उस समय जो था वो बर्बादी की बात। मैं नहीं कहता लॉजिकल हो गया, लेकिन सीएम साहब, और जो है आपका ये बैट और ये आप सारे लगा रहे हैं, कच्चे तेल की कीमतें जो है उनके बराबर का आप उनका कम कर दीजिए। मैं क्या कर रहा हूं? कम राहत तो मिलेगी लोगों को। किरण जी सुनिए, किरण जी, जो चीज हमारे हाथ में है, डीजल पेट्रोल में तो थोड़ा बहुत हमारे हाथ में है, गैस में तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम सब मिलकर के, अरे सब नहीं है नहीं ना। हाँ, अब सब मिलकर के प्रयत्न करें कि कांग्रेस की सरकार भी कम करें, बीजेपी के कम करें, सेंटर इसमें कोई मुंह ले, करो प्रयत्न, हम भी करते हैं, आप भी करो, कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष आपके साथ देगा। एक विषय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, समय साथ हो गया। तो आपको पहले कहा था कि सुनना तो पूरा सुनना। तो आपका तो 8 बजे है ना भोजन? 8 बजे है, उससे पहले नहीं भोजन। हाँ, 1 मिनट आप खड़े होकर निमंत्रण दे दो। मैं तमाम सदस्यगण, अधिकारीगण को सूचित करता हूं कि रात्रि 8 बजे मेरे निवास स्थान 48 सेक्टर 2 में रात्रि भोज का आपका निमंत्रण है। अध्यक्ष जी, अभी समय 15 मिनट कर दूं, ठीक है, 15 मिनट के लिए कोशिश करूंगा मैं जल्दी खत्म करूंगा, और नहीं तो मुझे अभी 2-3 बार मौका और मिलना है बोलने का, मैं बाकी उस समय कर लूंगा। एक विषय जो बहुत भारी मन से एक विषय में रखना चाहता हूं। यहां सारे रात नींद नहीं आई मुझे। कल महिला दिवस था, और महिला दिवस सारे देश ने, दुनिया ने खूब अच्छे प्रकार से मनाया। विधानसभा में भी पूरे सत्र का संचालन ये समर्पित किया गया महिलाओं को। लेकिन यहां से जाने के बाद जब मैं टीवी देखता हूं, एक ऐसा भौंडा दृश्य, बंधुआ मजदूरों से भी बुरा महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया गया। हमारे
हुड्डा साहब, काद्यान साहब ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हैं और उस ट्रैक्टर को खींच रही हैं हमारी बहनें, हमारी कांग्रेस की एमएलए बहनें खरीद रही हैं, और हमारी कलानौर की विधायक बहन शकुंतला खट्टक और हमारे ये ऐसे ही नहीं है। और ये सिद्ध कर दे, ये नहीं था, मीडिया झूठ नहीं बोलता, टीवी पर चला है, और ये बैठे थे वहां ट्रैक्टर के ऊपर। अच्छा होता मान लो इनको एक प्रदर्शन करना भी था, बहनें ऊपर बैठ जाती है, ट्रैक्टर खींचते, ये लगते आगे, ये उसको जैसा खींच रहे थे बंधुआ मजदूरों की तरह, ये बनते खुद एक बार, प्रदर्शन का मजा भी आता, पता भी लगता। बता दे मुझे, कांग्रेस के सारे विधायक दृश्य था कि नहीं था? ये दृश्य था। सारी रात मैं सो नहीं पाया हूं। शर्म करनी चाहिए। हम महिलाओं के कल्याण के लिए पता नहीं क्या क्या बातें सोचते हैं, एक से एक बढ़कर के। हमारी जेंडर रेशो, हमारी गर्भ में कन्याएं, उनको मारने का काम हरियाणा में होता था। हरियाणा को जाना जाता था कन्याओं को मारने वाला प्रदेश। हमने आज से 5 साल पहले उस पर काम शुरू किया। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हमारा 850 के करीब जेंडर रेशो था, अब वो वार्षिक जन्म दर जेंडर रेशो उसका 922 हो गया। और लगभग सारी डिटेल कब से शुरू हुआ ये वो बताओ आप। मैंने तो ये पता है मुझे। अब ये मत सोचो, देखो ये सरकारें तो आती जाती रहती हैं, मैं ये नहीं कहूँ मैं ही बड़ा हूँ, और आप ये मत सोचो मैं ही बड़ा हूँ। आप प्रश्न ये नहीं है, हमने जिस अभियान से उस काम को किया, इस अभियान से आपने नहीं किया, कभी भी नारे लगाया आपने, कभी शुरू नहीं किया। हमने एक्शन लिए, हमने जेल में डाले ऐसे लोगों को, हमने, हमारे होम डिपार्टमेंट ने, हमारे बाल विकास विभाग ने, हमारे शिक्षा विभाग ने, हमारे होम डिपार्टमेंट ने, सबने मिलकर इस पर काम किया। इंप्रूवमेंट देखो आप, एनजीओ संस्थाओं ने भी काम किया, और केवल अपने प्रदेश में नहीं, जब यहाँ सख्ती होने लगी लोगों ने एक रास्ता निकाला। आसपास के प्रदेशों के बाउंड्रीज पर जो डिस्ट्रिक्ट थे वहां जाकर के घर पकड़ने लग गए सब लोग। आज जो है, मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा, सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने उसमें सहयोग किया, और आज बाउंड्री के ऊपर भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी हरियाणा पुलिस इस काम के नाते से, कोई डॉक्टर के पास वहां गाड़ी जाके खड़ी हो जाए हरियाणा के नंबर की, थर-थर कांपते हैं कि हमारे यहाँ कोई ऐसा केस ना आ जाए, हमको फंसा देंगे। 350 से ऊपर पुलिस के केस बने हैं, लोगों को अरेस्ट कराया है। तो इसलिए ये काम शिद्दत से होता है, ये काम ऐसे कहने से, नारे लगाने से नहीं होता है। हमने इसको किया है। हमने 40 से 50 हजार बेटियां जो गर्भ में मरने वाली थी उनको बचाया है। आज से नहीं है, लगातार 5 साल से कह रहा हूं। आप भी कहेंगे हर बार कहते हैं, हर बार इसलिए कह रहा हूं कि मुझे, मेरे एक संतोष का विषय है, लेकिन महिला का सम्मान महिला लिए सर्वोपरि है। एक बात की और तकलीफ में कम से कम ये महिला दिवस पर एक नहीं, सुनिए, एक अपना कष्ट और साझा करना चाहता हूं। तो अपने ये जो इतना सारा बलात्कार हो रहे हैं खुलेआम जो है बेटियों के ऊपर, उसके ऊपर भी अंकुश करिए। मैं वो रखने वाला हूं। भी उनके ऊपर भी जो भी है, जो नेक्सस है उस पर भी करिए। मेरी बात पूरी हो रही है, उसी पर बोल रहा हूं। वो भी तो नारे आप दे रहे हो, और आज उसके अरे किरण जी, उसी पर बोल रहा हूं मैं, उसी पर। मुझे पहले बोलने दो, फिर बोलना। मैं क्या कह रहा हूं, मुझे पहले बोलने दो, इसी विषय पर बोल रहा हूं। इस विषय में कुछ रह जाए तो फिर बोलना, इस विषय पर कुछ रह जाए तो बोलना। मैं एक कष्ट, एक व्यथा मेरी भी है ना, वो सुन लो ना पहले। नहीं, एक व्यथा और रख रहा हूं मैं, सुन तो लो। मैं वही तो कह रहा हूं, उस पर बताऊंगा, कल बताऊंगा। देखिए, कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है इसमें। मेरी अगली बात तो सुन लें, मेरी अगली बात सुन लें। अरे मेरी बात अगली बात सुन लो, पहले सुनो। ऐसा जिद नहीं किया करते गीता जी, जिद नहीं किया करते। सुनो पहले, मेरा एक और व्यथा सुन लो, मेरी व्यथा एक और सुन लो। देखिए, महिलाओं के लिए आपने काम नहीं किया होगा ऐसा मैंने नहीं कहा है, लेकिन कोई रिजल्टफुल काम करने के लिए सब करते हैं। हमने खूब किया है। हमारे मन में जो पीड़ा थी वो भी आपको बताई है, वो कल के एक दिन की बताई है। महिलाओं के बाकी हमने उनके लिए भागीदारी 50% सुनिश्चित की है, पढ़ाने के लिए कॉलेज खोले हैं, बाकी सब क्या, वो सब मैं बता सकता हूँ। लेकिन मैं केवल एक व्यथा, और व्यथा है वो महिलाओं के विरुद्ध अपराध, जिस बात को किरण जी रखना चाह रही हैं।
देखिए, इस विषय में मैं बिल्कुल स्पष्ट स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि ये विषय केवल सरकार की कानून व्यवस्था का विषय नहीं है। ये विषय सरकार की कानून व्यवस्था उसका एक पार्ट है, इससे ज्यादा ये सामाजिक विषय है। रेप हो रहे हैं या किसी महिला को छेड़खानी की जा रही है, ये सारे सामाजिक जब तक तौर पर हम जागरण नहीं करेंगे, जब तक हम संस्कारित नहीं करेंगे, जब तक शिक्षित नहीं करेंगे, इसमें सरकार तो अपना काम जितना करेगी, लेकिन इस सारे में मुझे सबके समर्थन की आवश्यकता है, इंक्लूडिंग अपोजिशन, इंक्लूडिंग एनजीओस, इंक्लूडिंग वुमेन, इंक्लूडिंग मेन, इंक्लूडिंग नौजवान, नवयुवतियां। इसमें कोई बैठ करके हम लोग ऐसा एक कार्यक्रम बनाए पूरे प्रदेश में, कम से कम एक इस विषय को लेकर के हम राजनीति से उठ कर बनाए। जो आप सुझाव देंगे वो करने के लिए हम तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने नाम ले कहा कि महिला दिवस पे बहनें ले जाती, हम ट्रैक्टर बैठे थे, ठीक कहा, ठीक कहा था, विषय का आपने शुरू किया, मैंने ठीक कहा। क्यों बैठे थे, ये क्यों चला रहे थे? क्योंकि रसोई का खर्च किस पे पड़ता है, डीजल महंगाई इसकी गैस की क्या कीमत हो गई, किसकी क्या कीमत हो गई, ये तो बहनों की तकलीफ है ना, उनकी तकलीफ नहीं आती तुम्हारे को। मैं आपकी बात मान गया, मैं आपकी बात मान गया। ये तो ये कह रहे हैं कि ट्रैक्टर के ऊपर इनको बैठाते हैं। अरे सुनो, मैं आपकी बात मान गया, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन अगर बहनों को तकलीफ है तो उसमें से ये कहां से निकल आया कि बहनों को और तकलीफ दो और उनको बैल की तरह जुटाओ? बहनों को आप चलाते, आप उसका विरोध प्रदर्शन करते, ट्रैक्टर चलाते, पैदल होकर चलाते, लेकिन आप उसमें जुटते, आप उसमें बैल की तरह जुटते। नहीं, मुझे आती, मुझे खूब आती। इनकी वो बॉर्डर पे बैठी है, इस दिन महिला बच्चों को लेकर वो तकलीफ नजर नहीं आती आपको। इस दिन एक नेता तो बिजली का कनेक्शन काट दिया, उनका तो पानी का कनेक्शन काट दिया, शौचालय उठा दिए जो महिलाएं बैठी वहां। मैं कहता हूं, एक नेता इक्वल टू द हाइट ऑफ चीफ मिनिस्टर, जब वो बैल की तरह जुटता और ये बहनें हमारी ऊपर बैठती, इससे ज्यादा आपको लाभ मिलता। ये मैं आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा लाभ मिलता। अभी विषय में रखूंगा वो है एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। केवल कुछ आंकड़े बताऊंगा, मुझे कोई तर्क नहीं देने। उन आंकड़ों के बारे में अगर कोई अनुचित बात लगती हो तो मुझे लिखित में देंगे, मैं फिर उत्तर दे दूंगा उसका दोबारा। पहली बात तो के दिन 7 कॉलेजेस मेरे संज्ञान में जो आपने महिला कॉलेजेस किए थे, आपका भी थे, और मेरे गोरीवाला में एक महिला किया कॉलेज, था। भाग्यपूर्ण बात है वो एक हफ्ते बाद उसको कोएड कर दिया गया। एक हफ्ते बाद बड़े शान शौकत से सारे पार्टियों के लोगों ने जाकर वहां के लोगों की डिमांड थी। नहीं, डिमांड महिला कॉलेज की थी जी, उसको नहीं, मेरे पास डिमांड है, वो लिखित है, बता दूंगा मैं आपको। वो आपने उद्घाटन किया तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं कह रहा हूं इसकी चर्चा नई कॉलेज का, तो मैंने ये कहा नहीं, अभी भी महिला कॉलेज जो कोएड बनने के लिए रिक्वेस्ट आती है तो उसको बनाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाते हैं। इसलिए आपने किया तो उसके एक हफ्ते बाद उसको चेंज कर दिया गया। ये बताओ, डबवाली में किसी में कोएड, बंगाली में, क्योंकि वो पूरे उनके एडमिशन होते ही नहीं, केवल अगर तो इसलिए कोएड कराया। अब चलो एक माइनर चेंज कोई किया होगा तो बता दूंगा आपको मैं। चलिए देखिए, मैं आंकड़ा ये कह, अभी पहला विषय 75% आरक्षण वाला जो प्राइवेट सेक्टर में किया है, इसकी सबने प्रशंसा की है, इसमें किसी का विरोध नहीं है। एक जो विरोध आ रहा है उसको आज मैं दुरुस्त कर रहा हूं सदन में, एक घोषणा करके, एक सदन में घोषणा करके। रुको, अरे रुको, तो मैं बता तो रहा हूं। नहीं, यूनानिमस नहीं कहा मैंने। चलिए उसको आपकी बात को नोट कर ली। आपकी बात नोट कर ली।
आपकी बात नोट कर ली। अब इसमें एक चीज की जो सुनो भाई, एक आपत्ति इसमें जो आई है उसको मैं दुरुस्त कर रहा हूं। दुरुस्त क्या कर रहा हूं कि ये कहा गया कि इसमें डोमिसाइल जो है वो 5 वर्ष कर दिया 15 से। सुन लो, जिसके कारण से अनुसूचित जाति के लोगों की रिजर्वेशन वाले लोग बढ़ जाएंगे। बैठ तो सही मैं बता रहा हूं ना, सुन तो, वो बढ़ जाएंगे क्योंकि जो बाहर के प्रांतों के अनुसूचित जाति के लोग 5 वर्ष से आएंगे तो वो भी अपना डोमिसाइल बनवा लेंगे। मेरा इतना ही घोषणा है कि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के जो मापदंड, जो पैरामीटर, जो नोटिफिकेशन पहले है वही रहेगा, वो 5% नहीं होगा। नहीं कोई नहीं, हम कर लेंगे क्योंकि सरकारी नौकरियों में नियम लागू नहीं होते, केवल प्राइवेट सेक्टर का है। अरे भाई अब माध्यम से उनको जो बेनिफिट्स देते हैं, तो हमारी जो सोशल सेक्टर की स्कीम्स हैं उस पर भी पूरा बोझ पड़ेगा। तो क्या हम उनको बेनिफिट देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, वो केवल प्राइवेट क्षेत्र के लिए। सरकारी कोई योजना है उसका लाभ वही 15% का कंडीशन है वो रहेगा। तो इसमें अलग विषय है। मुख्यमंत्री जी आपने उसमें मेंशन नहीं किया है। अगर 5 साल का है तो ही विल बी द बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, ये लिखा है केवल। तो अमेंडमेंट कैन बी मेड इन दिस आल्सो बिकॉज इट हैज बीन रिटर्न की 15 की बजाय इट विल बी 5 एंड ही विल बी द बोनाफाइड रेजिडेंट। कानून में, हरियाणा के कानून में कहीं भी ये डोमिसाइल 15 साल का शब्द भी नहीं लिखा हुआ, केवल हमारा पॉलिसी मैटर है। मैं बता रहा हूँ, आप निकाल कर लाइए। मैंने अभी 5-6 निकलवाए जी, मेरा फोल्डर मैंने बाहर रख दिया। हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ कोई उसमें 15 साल का एक्ट में कहीं लिखा हुआ नहीं है, केवल एक पॉलिसी नोटिफिकेशन होता है। उस पॉलिसी नोटिफिकेशन में पहले 15 साल है। प्राइवेट उद्योग के लिए हमने 5 साल वालों को मान लिया क्योंकि इसमें बहुत सी चीजों का विरोध, आखिर इंडस्ट्री का विरोध है, वो भी हमको देखना है। ऐसा ना हो कि एक तरफ हम चल पड़े, कल को जिनका रोजगार दिलाना रोजगार देने वाला ही कोई ना हो तो क्या करेंगे। इसलिए दोनों का बीच का रास्ता हमको निकालना है। तो बीच का रास्ता ही निकाला क्योंकि आज बहुत ऐसे लोग हैं बाहर के प्रदेशों से जो 10 साल से 15 साल से या नौकरी कर रहे हैं। आखिर उनके बच्चे वो भी तो नौकरी करना चाहेंगे ना। तो अभी हरियाणा सरकार ने क्यों लिया है? केवल हरियाणा ने और नहीं, इस तरह का भी फिक्की ने ये फैसला केवल हरियाणा ने नहीं, महाराष्ट्र का ये फैसला पहले से है, मध्य प्रदेश का फैसला है, ये आंध्रा का है, उड़ीसा का है, हरियाणा कर रहा है। में सर आपसे रिक्वेस्ट है, जो रिजर्वेशन हमें सरकारी नौकरियों में हमारा राइट है, आप प्राइवेट 75% आप प्राइवेट इंडस्ट्रीज में कह रहे हैं, तो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास का जो रिजर्वेशन है कम से कम प्राइवेट सेक्टर में उसको भी इंश्योर करने का काम करें। मान लीजिए सरकारी मिल नहीं रहे, प्राइवेट में मिलेंगी नहीं। डोमिसाइल आपने सर 15 से 5 कर दिया, आज तक भी देयर इज नो क्लैरिफिकेशन ऑन दिस। चलिए आपने 5 साल किया तो हरियाणा के बाहर के शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास आ जाएंगे, वो तो हमारा रिजर्वेशन कोटा वैसे ही खा जाएंगे, वैसे ही इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं। सुनो बहन जी, सुनो, हमने नहीं नई जॉब भी आएगी, नई इन्वेस्टमेंट भी आएगी, नई फैक्ट्रियां भी लगेगी। और अगली बात सुनो ना, देखिए अभी एक प्रोविजन पॉलिसी है ये, इस प्रोविजन पॉलिसी में साल के बाद हमको लगता है कि इसका कोई नुकसान हो रहा है, बदलने में देर क्या लगती है, हम बदलेंगे 1 मिनट में। हमारे ऊपर कोई प्रेशर थोड़ी है, कोई प्रेशर नहीं है, बदल लेंगे। अपने प्रदेश के इंटरेस्ट में जो पॉलिसी बनाएंगे वो बनाएंगे। देखिए इस मामले में अरे सुनो मुख्यमंत्री जी, समय हो 15 मिनट, एक विषय 15 मिनट के लिए और बढ़ा। हाँ देखिए सब विषय अलग अलग है, ये अलग अलग विषय है। देखिए मेरा ये कहना है कि स्टेट के इंटरेस्ट में जो उचित होगा वो जरूर करना चाहिए। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसके अलग अलग मत होते हैं,
किसी का कोई मत है, किसी का कोई मत है। उस समय कोई एक जब निर्णय लिया जाता है, कुछ समय उस निर्णय के हिसाब से चलेंगे। लगता है कि ये निर्णय प्रदेश के हित में नहीं है, निर्णय बदलने में आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इतना ही है कि जो नहीं कोई नहीं करेंगे, हम देखेंगे। 2-3 विषय और मैं छोटे छोटे लेकर के इस बात को खत्म करता हूं। एक ये एम्प्लॉयमेंट का ही विषय है। रोजगार के नाते ये जो कहा गया कि गेट की जो वेटेज है, देखिए 2 साल पहले हमारे इंजीनियरिंग स्टाफ बहुत कम हो गया था। उस इंजीनियरिंग स्टाफ के भर्ती करने में कठिनाइयां आ रही थी। एक सुझाव ये आया कि गेट का जो एग्जाम होता है, एक ऑल इंडिया एग्जाम होता है। गेट का इंजीनियरिंग का जो एग्जाम होता है, ये हायर एजुकेशन में जैसे बाकी मेडिकल के होते हैं, ऐसे गेट का होता है। गेट में जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले जाते हैं वो तो ले ही जाएंगे। उसी एग्जाम को हमने मान्यता दी कि उसमें मेरिट के अनुसार अगर कुछ बच्चे यहाँ नौकरी लेना चाहते हैं तो उस मेरिट के, क्योंकि मेरिट हमारा पहला पैमाना है, मेरिट में अगर नया एग्जाम लेंगे तब भी वही आएंगे। उनको दोबारा फॉर्म भरना है, दोबारा उनको अपनी योग्यता सिद्ध करनी है। हम किसी को रोक नहीं सकते क्योंकि ये सरकारी नौकरी है। और सेक्शन आर्टिकल 14 में एक सारे देश के लोग आगे भर सकते हैं। तो गेट का एग्जाम और हमारा एग्जाम अंतर नहीं है। जब उनकी भर्ती की गई तो एक बात का ध्यान में रखा है कि गेट की वेटेज वो 80% होगी, 20% हरियाणा का सोशो इकोनॉमिक का वेटेज उसको मिलेगा। उसी पर हरियाणा के व्यक्ति को मिलेगा, वो बाहर के व्यक्ति को नहीं मिलेगा। अर्थात हरियाणा के व्यक्ति को 20% का तो अपडेशन मिल ही जाता है। फिर इसमें जो ये प्रचार किया गया कि हरियाणा के लोग बहुत कम है, बहुत कम है, 155, 1 मिनट बात पूरी सुना करो, फिर उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा, आप खड़े हो जाना, विषय पूरा होने दो। 155 एसडीओ में से हरियाणा के 85 है, मोर देन हाफ। जबकि कहा यह गया कि 80 में से 22 हरियाणा के हैं। क्यों कहा गया? 3 लिस्टें होती है, जनरल है, एक एससी, एक बीसी है। हमारे कुछ बंधु जनरल वाली का तो प्रचार करते हैं, एससी बीसी 100% हरियाणा के होते हैं, उसकी बात नहीं करते। इसका मतलब क्या एससी बीसी को हरियाणा का मानते नहीं है? क्या एससी बीसी हरियाणा के हैं कि नहीं है? तो फिर हरियाणा हरियाणा है। प्रश्न दूसरा है, अप्लाई करें ना करें, जब हरियाणा के सारे बच्चे इतने % हैं तो उसमें एससी भी होंगे, बीसी भी होंगे, जनरल भी होंगे। लेकिन ये विषय ठीक ढंग से रखना चाहिए। आप ये कहें कि हाँ 155 में से 85 कम हैं और बढ़ाना चाहिए, उसका प्रकार कोई देखा जा सकता है। लेकिन हर समय प्रचार ये करना, जैसे दूसरी बात को गोल कर देना कि 28 में से 22 66 नहीं आए, 66 बाहर के हो गए। अरे भाई सारे हरियाणा के वो भी हैं, वो भी हैं। आखिर उस 88 में से 22 आए हैं तो आपकी आबादी तो हरियाणा की 3% है और वो 25% फिर भी आए हैं। ये सारे देश के वैसे भी आ सकते हैं। आज इंजीनियरिंग स्टाफ में आपके सारे देश के लोग आते नहीं है क्या? जो क्लास 1 के ऑफिसर हैं वो बाहर के भी हैं, यहाँ के भी हैं, पहले भी हैं। आपके IAS, HCS, HPS, IPS सारे देश के हैं, ऐसे ही क्लास 1 के सारे देश के हैं। अरे नहीं, वो प्राइवेट नौकरी में वो भी 50,000 रुपए से नीचे की सैलरी के क्लास C और D जैसे होता है उतने लेवल के ही है। क्लास A के नहीं है, उसमें क्लास B के नहीं है, सरकारी नहीं है। कौन इसमें आपको बताएगा? तो इसका जरूर ध्यान रखें। नई भर्ती में देखिए क्लास C और D, इसमें हर विभाग अपनी अपनी नौकरी निकालता है। किसी को 200 चाहिए, किसी को 500 चाहिए, 1000 चाहिए, 2000 चाहिए। लाखों आदमी अपियर होते हैं। हमने एक प्रावधान किया है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। उसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर एक बार वो एग्जाम देंगे, एक फीस लगेगी, 500 रुपया जनरल का, 200 रुपया एससी का, और उसमें 3 साल तक वो मेरिट उनकी मान्य रहेगी। उस 3 साल में जिसको जरूरत है विदाउट इंटरव्यू ग्रुप डी, वो उसमें से मेरिट के हिसाब से लेते रहेंगे। साल भर में जितनी रिक्वेशन है वो डिपार्टमेंट को, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को देंगे। वो मेरिट वाले ऊपर लेकर के उनका ऑप्शन पूछेंगे कि इस डिपार्टमेंट में जाना है, आप जाने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। तैयार है तो मेरिट के हिसाब से भेज देंगे। एकदम सरल सिस्टम बना दिया है। ऐसे ही ग्रुप सी में डिपार्टमेंट के हिसाब से रिक्वेशन में जो ऊपर के 3 गुना लोग हैं, उनको 100 आदमी चाहिए, तो मेरिट के ऊपर के 300 लोग, उनका एग्जाम ले लो, उसमें से 100 लोग सिलेक्ट कर लो। किसी भी एग्जाम के लिए जो लाखों आदमी बार बार फॉर्म भरते हैं, बार एग्जाम देने के लिए बसें, ट्रेन, अपने वाहन भर के सारे प्रदेश में घूमते हैं, उस समस्या में से हल निकाल दिया है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का एक ही लाभ ये दिया जाएगा। एक रोजगार का अंतिम विषय,
कि जो बार बार कहा जाता है कि रोजगार जो है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। एक बिंदु में तो हमारे एक वक्ता ने कहा कि वो क्या संस्था है, सीएमआई में 42% 43% का वो जो आंकड़ा दिया जाता है, 42-45% बता रहे थे आज उन्होंने। हाँ, मेरा ये कहना है कि देखिए उस आंकड़े के अंदर कोई भी तथ्य नहीं है। इसलिए नहीं है, एक तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपने टाइप से सर्वे करती रहती है और उसमें छापती रहती है। ऑथेंटिक जो सर्वे है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका सर्वेक्षण होता है। नेशनल सांख्यिकीय संगठन क्या है? स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्वे करते हैं। हाँ, और इसके अंदर जो लेटेस्ट जनवरी से मार्च 2020 का जो उनकी रिपोर्ट आई है, मार्च 2020 में जो छपी है, एक साल पहले, उसके अंदर 7% जो हमारी ये बेरोजगारी दर दिखाई गई है, 7%। और एक आंकड़ा बताता हूं आपको, 7%। और इसके भी एक आंकड़ा आपको बड़ा मजेदार बताता हूं। हम लोग, अरे मैं वही कह रहा हूं, 2 से 7 तो क्यों थी? अब अगली बात मत खोलो। अगली बात यह है कि जो सीएमआई का एमडी है, वो एमडी गुजरात का एक कोई शाह है और वो कांग्रेस का पदाधिकारी है। मैं आपको बिल्कुल रिकॉर्ड पर कह रहा हूं। नहीं, आप चेक करा लीजिए। और वो कांग्रेस का पदाधिकारी है। उसने किस स्टेट की क्या बेरोजगार दिखानी है, अब उसका बड़ा काम है, वो करता रहे। हमने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है। नहीं, चैलेंज मुझे क्यों करना है? मुझे प्राइवेट आदमी, उसकी कौन सी ऑथेंटिसिटी है? उसकी कोई भी प्राइवेट आदमी जब हम मान नहीं रहे क्यों चैलेंज करेंगे? उसके कौन सा बंधन है हमारे ऊपर? प्राइवेट संस्था है, कुछ नहीं, कोई भी प्राइवेट आदमी कोई काम कर सकता है, कुछ नहीं करना उसे। हमने तो चैलेंज ये कर दिया, आपको नहीं, हमने आपको चैलेंज कर दिया कि उसका पुराना जो इतिहास उठा के देख लो कि क्या वो कभी कांग्रेस का पदाधिकारी, आज क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन पिछले सालों में नहीं, वो तो कोई बन सकता है। लेकिन उसका डिजाइन, उसका जो मेथड है, वो शुरू में 2% 3% दिखाता रहा और जैसे ही बीजेपी सरकार आती है वो 28%, 30%, 34%, 24% इसमें आ जाता है। जैसे आप कह रहे हैं, और वो यहाँ नहीं, वो खेल बाकी मैं तो आपको ऑथेंटिसिटी, जैसे आप कह रहे हो कि गुजरात का है, कांग्रेस का पदाधिकारी है, तो हाईएस्ट जो है अनएम्प्लॉयमेंट गुजरात में दिखाएगा, वो हरियाणा में क्यों दिखाएगा? नहीं, हरियाणा में भी दिखाएगा। हरियाणा में क्यों दिखाएगा? नहीं, मैं आपको अगला अगला आंकड़ा और बताता हूँ, बात खत्म करता हूँ। मैं एक आपको अगला आंकड़ा बताता हूँ, फिर बात खत्म करता हूँ। देखिए, आजकल हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है और वो प्रोजेक्ट है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र में संयोग से इस समय 58 लाख परिवार रजिस्टर हो चुके हैं। 2 करोड़ से ऊपर लोग अभी हैं उसमें, 8-10-15% बाकी हैं, वो करेंगे धीरे धीरे। उसमें 2 करोड़ से ऊपर लोगों में से जो 19 वर्ष, 18 वर्ष से और 60 वर्ष के जो लोग हैं, उनका सबका कौन क्या करता है? खेती करता है, दुकान करता है, नौकरी करता है, सरकारी है, प्राइवेट है, सबका आंकड़ा है। हाउसवाइफ का अलग है। उसके अंदर बेरोजगार अपने आप जिन्होंने डिक्लेयर किया है वो 6 लाख का आंकड़ा है। जिन्होंने अपने आप बेरोजगार डिक्लेयर किया, हमारे पास उसका लिखित है, हमने नहीं किया। अरे भैया, खेती वाला वो अपने आप को बेरोजगार कहेगा तब तो मान लेंगे, जब वो खुद ही नहीं कहता मैं कैसे मानूंगा? और आपने अगर खेती वाले उसमें जोड़ेंगे, दुकानदार उसमें जोड़ेंगे, बाकी अपना छोटा मोटा काम करने वाले जोड़ेंगे, तो बेरोजगार तो फिर सारी दुनिया है। एक्सचेंजेस हैं, उसका वो मंगा लो, स्टैटिस्टिक्स क्या है? उस आंकड़े का बता देता हूँ। एक डिस्ट्रिक्ट से 11 उस आंकड़े का बता देता हूँ। आज से 20 साल पहले अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा जो लिखा जाता था, आज तक, अब ये सिस्टम का एक दोष है, वो पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। उनके यहाँ सिस्टम किसी को काटने का नहीं है। देखिए, शुगर मिलों का आपके समय से ही, मैं तो आज बनाया नहीं है। उनका एक दायरा होता है, एक बॉन्ड का भरने का कमांड एरिया होता है। कमांड, देखिए अब आप फिर वही जाना चाह रहे हैं जहां के लिए मैंने कहा है भी कल जाएंगे। गीता जी, आज फिर वहां जाना चाह रहे हैं। गीता जी, हर चीज में आप इंटरफेयर करते हैं। जो आप बात कह रहे हो गन्ने की, नहीं तो बता रहे हैं, गन्ने की जो बात कह रहे हो,
ये बिल्कुल विपरीत बात करें। हरियाणा में जो बॉन्डिंग है वो जितना गन्ना बोते उससे कम होती है, और हरियाणा का किसान यूपी में ले जाता है, वहां बेच के आता है सस्ता। ये पता कर लो आप। अगर ऐसी कोई शिकायत हमारे पास इस एरिया की आएगी तो मैं बता रहा हूँ। नहीं, देखिए खुली किताब नहीं है। मैं कोई आप ला के दो, कोई उसके लिए आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हकीकत रख रहा हूँ। ये आपके जो आपने कहा इन मिलों का हरियाणा का किसान, मैं आपको कह रहा हूँ प्राइवेट शुगर मिल जाता है, वो 1 साल पेमेंट नहीं देता हरियाणा के किसान साहब। मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ बॉन्डिंग का आप बदलवाओ, जितना किसान बोता है उसकी बॉन्डिंग करो। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हर एक मिल का एक कमांड एरिया होता है। शिकायत की गई है यमुनानगर मिल की, अगर यमुनानगर मिल का जो कमांड एरिया है वहां के किसानों की कोई शिकायत तो आप ला के दें, हम उनको निश्चित रूप से हम कहेंगे कि भाई हमारे हरियाणा के किसान का बॉन्ड ना करके आप उत्तर प्रदेश से क्यों लाते हो। एक एक मिल का कमांड एरिया तय किया हुआ है। हाँ, मैं कह रहा हूं वो तो पहले इस जिसकी शिकायत सुनिए अब मैं बाकी मिलों की हालांकि कोई विषय आया नहीं था, मैं बात कर देता हूं। हाँ, नहीं बता रहा हूं ना, जो विषय आपने उठाया उसी को बता रहा हूं। हमारी कोऑपरेटिव मिल्स हैं 10 है 11 है, कितनी 10 है। तो इन सारी शुगर मिलों का बहुत पहले से लगी हुई है, कोई 20 साल पहले, कोई 15 साल पहले, कोई 10-15 साल से ही पहले लगी हुई है। इनका अपना जो उस समय एरिया था, जो क्रशिंग की उनकी कैपेसिटी थी, वो अब प्राय सब जगह कम हो गई थी। हमने आने के बाद पलवल की कैपेसिटी बढ़ाई, सोनीपत की कैपेसिटी बढ़ाई, करनाल की कैपेसिटी बढ़ाई, पानीपत में नई शुगर मिल लग रही है, शायद किसी और की बढ़ाई होगी जहां जहां से। हाँ, इसकी अपने असंध की कैपेसिटी उसको रेनोवेशन कर रहे हैं। तो जैसे जैसे शुगर मिलों की कोई स्थिति ऐसी ध्यान में आती है, उनकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है, रेनोवेट भी हो रही है, और जैसे रेनोवेट होती है उस एरिया को उसमें बढ़ाया भी जाता है। ऐसा कोई कठिनाई नहीं है। फिर भी किसी क्षेत्र में गन्ना ज्यादा बचता है, बहुत ज्यादा, तब कोई एकाध स्थिति कहीं आती होगी। अब गन्ना पिछले दिनों परवल की शुगर मिल खराब हो गई, अब खराब होना तो किसी के हाथ में नहीं है। वहां का गन्ना हमको सोनीपत, गोहाना, आपका भाली, आनंदपुर, रोहतक, महम, इन सब जगह पर लेके गए, भिजवाया सब जगह आपने। तो ये सारी स्थितियां हर साल आप भी करते रहे, हम भी करते रहे, किसान को इसमें परेशानी कभी होने नहीं देते हैं। अकस्मात कोई चीज कहीं हो जाए उसका प्रबंध उस समय किया जाता है। इसी प्रकार से बात आई, एक जानकारी देना चाह रहा हूं कि करनाल की जो शुगर मिल है वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसका रेनोवेशन चल रहा है, उसकी बल्कि नई मशीनरी सारी लगाई जा रही है, बॉयलर उसकी टेस्टिंग हो गई है। 30 मार्च तक वो मिल नए मिल के अंदर उसको प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये एक जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। विषय किया गया कानून व्यवस्था का। देखिए, कानून व्यवस्था में कल को लेकर भी उन्होंने बात कही कि शिक्षा को लेकर ध्यान दिया गया है, पानी की कमी को दूर करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके साथ साथ एसवाल मुद्दे को लेकर भी उन्होंने बात कही कि जो ये मुद्दा है इसको सुलझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। वहीं धान की खेती कम करने की अपील की और इसके साथ ही धान नहीं उगाने वालों को मुआवजा देने की बात उन्होंने इस दौरान कही। इसके साथ ही आपको बता दें कि गन्ना किसानों के हित में फैसले लिए गए हैं, ये बात वो कहते हुए नजर आए। किसान की पेमेंट समय पर करने पर जोर दिया गया है और 350 रुपए क्विंटल गन्ने का भाव दिया गया है। तो बता दें कि इस समय सीएम मनोहर लाल सदन में बोल रहे हैं। 10 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई थी और अभी भी कार्रवाई चल रही है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी कही कि विपक्ष के सवालों से हमें कोई नाराजगी नहीं है, मुद्दे संज्ञान में है। कोरोना काल में भी हमने कई काम किए हैं। इसके साथ ही कोरोना को लेकर उन्होंने ये बात भी कही कि हम अभी महामारी के दौर से निकले नहीं है, इसलिए सावधानी की अभी भी बेहद जरूरत है। कोरोना वॉरियर्स के लिए भी बीमे का ऐलान किया गया है। 4,86,000 परिवारों को 3 महीने फिर राशन दिया गया। 100 ट्रेन अलग अलग प्रदेशों में भेजी गई। ये तमाम जिक्र करते हुए वो सदन में नजर आए। फिलहाल आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल सदन में बोल रहे हैं और इस बीच विपक्ष के कई सवालों का जवाब उन्होंने दिया। सदन में बोले सीएम मनोहर लाल, जानकारी इस वक्त की बजट सत्र को लेकर जानकारी आ रही है, कमियों का ध्यान कराना विपक्ष का काम है, बात सीएम ने कही है। और ये भी कहा है कि कोरोना काल में हमने कई काम किए हैं और इसके लिए बजट में भी प्रावधान है और हम अभी महामारी के दौर से नहीं निकले हैं, इसलिए अभी भी सुरक्षा और एहतियात बरतनी पड़ेगी। कोरोना वॉरियर्स के लिए बीमा का ऐलान किया गया। ये तमाम चीज़ें जो है उन्होंने इस
दौरान कही है। तो बता दें कि सदन में सीएम मनोहर लाल बोले और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको बता रहे हैं। कमियों का ध्यान कराना विपक्ष का काम है, हमें उनके सवालों से कोई नाराजगी नहीं है। सवाल के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि हम समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना काल को लेकर उन्होंने कहा कि तमाम प्रयास हैं वो उस समय किए गए और अभी भी प्रयास जारी हैं। महामारी के दौर से अभी निकले नहीं है, इसको लेकर भी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स के लिए बीमा का ऐलान किया गया है। प्राचीन भारतीय और आधुनिक शिक्षा का ध्वजवाहक आवासीय संस्थान, जहां है प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा, नवीनतम शिक्षण तकनीक, अत्याधुनिक पूर्णतः सुरक्षित छात्रावास, गुरुकुल तक्षशिला, करनाल हाईवे, अहमदपुर रसीना, कैथल, हरियाणा। रोहतक क्षेत्र का सबसे सम्मानित और अनुभवी विद्यालय आरकेपी। एडमिशंस ओपन एंड आरकेपी। खेल भी, पढ़ाई भी, व्यक्तित्व विकास भी HIDP के माध्यम से आरकेपी सुनहरे सपनों को उड़ान देता आ रहा है। आइए और उठाइए लाभ इस अवसर का। मिला है मौका बच्चों के उज्जवल भविष्य का। अब सक्सेना हॉस्पिटल में दुनिया की सबसे आधुनिकतम व उत्तर मध्य भारत की पहली मशीन इमेज S रूबीना उपलब्ध है। इसके माध्यम से सभी तरह की कैंसर व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अब अत्यंत सुरक्षित तरीके से की जा सकती है और इसके द्वारा सर्जरी की दरों में कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं होगा। संपर्क करें डॉक्टर अखिल सक्सेना, सक्सेना हॉस्पिटल, सोनीपत। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायरगढ़ और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। केवल हाई कोर्ट का डिसीजन, वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट अब हेल्ड हुआ और तब वो भर्तियां रद्द हुई। रद्द होने के बाद जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा वैसा उन्होंने पालन किया कि यही जो कैंडिडेट्स हैं, इन कैंडिडेट्स का दोबारा से एग्जाम ले लिया जाए और उसमें उसी शर्तों पर हम लोग उनका लें, कोई नई भर्ती नहीं करें, कोई एज कट नहीं लगाएं। उसके अंदर 1700 कुछ कैंडिडेट थे, क्या नहीं है? अच्छा कि क्या आपके पास वैकेंसीज हैं इनको एडजस्ट करने के लिए? गवर्नमेंट सेड नो, कोई इस टाइम कैडर भी नहीं है और उस टाइम आपके पास पोस्ट वैकेंट थी। वो बच्चे उस टाइम लग सकते थे, आपके पास पोस्टें थी, सारा सिस्टम खत्म हो चुका था। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जज में ऑफर किया एंड इट इज द प्रोसीडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में है कि क्या पोस्टें वैकेंट हैं, वहां पर आपका जवाब गलत गया। ये इसी वजह से इन बच्चों को आखिर में सुप्रीम कोर्ट रिलीफ नहीं मिला। हम ठीक जवाब देते तो उनके नहीं होता पहली बात। लेकिन चलो जो भी है वो हो गया। लेकिन आपकी ये बात हो गई, ये बात पहली बात तो पहले जो भजनलाल की सरकार में 1800 सिपाही भर्ती करे थे, वो सुप्रीम कोर्ट से निकाल दिए, वो फिर हमने लगाए। उनका क्या कसूर है? अगर मैं गलती करूंगा, अगर मैं गलती करूँ, आप गलती करोगे तो लगने वालों की गलती नहीं है, मैं गलती करूंगा तो पीटीआई की क्या गलती है? मेरा कहना है कि ये गलती आपको अपने ओन कर लेनी चाहिए, ओन कर लेनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्या लिखा है, हाई कोर्ट ने क्या लिखा है, अब मैं उसको अगर आप डिटेल में जाते तो उसको नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी ऊपर मोहर लगाई है। आप पहले क्या डिसीजन, मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन पर मोहर लगाई है। उन्होंने कहा आई अपहेल्ड द डिसीजन गिवन बाय हाई कोर्ट। डिसीजन में वार्तालाप क्या हुआ, तकरीर क्या हुई, क्या दलीलें दी गई, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट का आप डिसीजन उठा के देख लीजिए, उसके अंदर ऐसा कोई विषय नहीं। दूसरा जो हाई कोर्ट का है, उन्होंने कहा कि देखिए देयरफॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स वर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, यानी पहले क्या करते हैं कि to shortlist the candidate on the basis of minimum academic qualification prescribed for each category, but thereafter all eligible candidates were called for interview. And the reason assigned for taking such a decision is that candidates
who could not be shortlisted resorted to agitation in the house of the Chief Minister Haryana, which weighed in the mind of chairman of the commission to call all the eligible candidates for interview, which again is not justified. मेरा कहना है कि मेरे हाथ में क्या है, जब हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हाई कोर्ट डिसीजन लेकर के बत्रा जी आखिर पीटीआई पार्ट सुन तो लो ना, पीटीआई इज पार्ट ऑफ द नहीं, जब एक विषय हाउस के अंदर आया है उसको बार बार उठाने का फिर क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया तो अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया इतना दोबारा हाउस में उठाने का क्या मतलब? इतना भयंकर लिखा है, इसको मैं सारे को पढ़ता हूं तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो वहीं तक खत्म कर दिया कि उनकी नौकरी खत्म की। इससे आगे भी सुप्रीम कोर्ट बढ़ सकता था, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भगवान जाने। यही स्थिति आर्ट एंड क्राफ्ट की हुई। आर्ट एंड क्राफ्ट में भी हाई कोर्ट ने वैसा डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ उसको क्लब किया कि जो डिसीजन पीटीआई का हमने दिया है वही डिसीजन आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर लागू होता है। आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर भी there are basic defects in the process of selection from the very beginning. As the commission had not been working as a multi-member body, there was no decision taken by the commission as such. The entire decision making was by the chairman individually in consultation with the secretary of the commission. No criteria was laid down for selection before and immediately after the advisement was issued. Rather, the criteria on the basis of which the selections are sought to be justified was tailor-made. टेलर मेड का मतलब पहले सूची बना के दे दी गई, इसके हिसाब से क्राइटेरिया बना दो। ये आर्ट एंड क्राफ्ट्स के उस डिसीजन में कोर्ट ने लिखा, मैंने नहीं लिखा है। अब मैं अगली बात पर आता हूं। आर्ट एंड क्राफ्ट के पेपर में आया कि एक एग्जामिनेशन हॉल में पेपर अलग था, बाकी जगह अलग था। वो भी विषय, सारा विषय क्लियर भी है और इसका लेटेस्ट बता देता हूं। लेटेस्ट इसका एक डिसीजन कल ही अनाउंस हुआ है और कल जो अनाउंस हुआ है तो जिन्होंने शिकायत की थी उसको सेट असाइड कर दिया हाई कोर्ट ने। किसी ने जाना होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हुआ क्या था? हुआ ये था कि पहले क्वेश्चन पेपर बनते थे, ढूंढने वाले ढूंढ भी लेते हैं क्वेश्चन पेपर कहां बना है। ये शिकायतें लगातार मिल रही हैं, हमको भी मिल रही हैं, पहले वाली भी मिलती हैं, लेकिन उसको चेक कैसे करना? कमीशन ने एक सिस्टम बनाया कि हम दो सेट बनाएंगे, एक ग्रीन डब्बे में होगा और एक रेड में होगा, बोथ रेड एंड ग्रीन। उन दोनों डब्बों को भेजेंगे, दो सेट होंगे, दोनों का पहले जो एग्जामिनर होते हैं, चीफ एग्जामिनर, उसकी वो करा लेते हैं उसकी इक्वलाइजेशन कि दोनों की मार्किंग एक जैसी हो, कोई ज्यादा मुश्किल ना हो, आसान ना हो। लेकिन दोनों में से कौन सा खुलेगा ये एग्जामिनेशन में भी किसी को पता नहीं होता। सिर्फ जब एग्जाम शुरू होना होता है उससे आधा घंटा पहले वहां का जो एग्जामिनर होता है उसको बताया जाता है, मैसेज दिया जाता है कि इस रंग का डब्बा खोलो, उसमें जो निकलेगा उसका पेपर करा लेंगे, दूसरा बंद होकर के वापस आएगा। यही हुआ। Brown envelope, all of the brown packets are packed in box with packing material, writing material, pen, etc. And thereafter these boxes were wrapped in red and green color sheets with red and green tape. All these boxes, both red and green, were delivered in the treasury before the examination in the district headquarters where the exam was to be held with red and green boxes. कुल मिला के उन्होंने फिर उसको खोल दिया कि आप लोग जो है ग्रीन बॉक्सेस खोल दो। ये आधा घंटा पहले उनको बताया। लेकिन एक एग्जामिनेशन सेंटर पर उस को एग्जामिनर की गलती है, सेंटर सुपरिटेंडेंट की। उसने सुनो ना अभी उसकी गलती है, लेकिन उसमें कहीं आप जो कह रहे हैं उसका जवाब दे रहा हूं मैं। पेपर दो टाइप के भेजे गए हैं। सेंटर एक मैसेज आधा घंटा पहले भेजता है यहां से यूपीएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। उन्होंने भेजा कि हाँ इसको आप लोग ग्रीन को खोल दो, लेकिन उस सेंटर पर गलती से ग्रीन की बजाय रेड खुल करके बट गया। अब पेपर अभी उसका एग्जामिनेशन रिजल्ट भी आया नहीं है और उसमें जो ये कहा गया कि वहां एक ही जगह के स्टूडेंट थे वो भी गलत है। उन्होंने चेक करके मुझे जो बताया है कि डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द स्टेट, ये आप एक बार मुझे अगर इसका कंफर्म कर दें कि वहां कितने बच्चे थे और किसी एक सेंटर के थे तो वो एक्शन अलग हो जाएगा।
वो सिलेक्टेड वो नंबर थे। मैं कह रहा हूँ उन्होंने बता दिया कि वो नहीं थे, वो सारे हरियाणा के हैं, वो सिलेक्टेड नहीं है, सारे हरियाणा के हैं। उसमें छांट के लिए वहां मैं कह रहा हूँ हरियाणा के वो सारे एट रैंडम जम्बल्ड कंप्यूटराइज तरीके से वो वहां जाते हैं। अब मानो कोई कहीं से कोई तो होगा ही वहां, और कोई अगर ये कह दिया जाएगा वो तो बड़े छांट के वहां लाए गए थे, और ये जब मान लिया गया है और इसके बाद आज भी अभी उनका रिजल्ट निकला नहीं है, उसके बाद उस कोर्ट ने ये कहा कि ये जो आप लोग लेके आए हैं इसका सारा विषय, ये केवल एक शब्द प्रयोग किया कि केवल अंदाजे के ऊपर आप ये सब कर रहे हैं, इसके हिसाब से इसका निर्णय नहीं आएगा, तो इसलिए उसको उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया। और दूसरा, वो जो व्यक्ति है जिससे गलती हुई है, पेपर सबका हो गया, उसमें कोई गलत नहीं है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। जिसने गलती की उसको सस्पेंड कर दिया गया, ऐसा नहीं कि कोई उसको बख्श दिया गया है। तो इसलिए ये एक व्यक्ति की गलती है और इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एंड एफिडेविट हैज बीन गिवन टू द हाई कोर्ट, और उस हाई कोर्ट में सारा उन्होंने लिख करके दे दिया है। एक विषय आया ग्राम सचिव का। ग्राम सचिव में एग्जाम हुआ, एग्जाम होते ही तुरंत ही जानकारी मिल गई कि इसके अंदर इसकी जो आंसर की है उसको किसी एक ढंग से प्रोक्योर किया गया है, वहां स्टाफ के अंदर से किया गया, और उसको सारे प्रदेश में जो लोग इस गैंग में थे उन गैंग के माध्यम से वो की आंसर चली गई है, और जब चली गई है तो उसका शाम तक ही रिपोर्ट मिल गई है, और शाम तक जब रिपोर्ट मिली है तो हमने उन लोगों का इनका एक्शन क्या हो सकता है आप सुझाइए। उसमें कई एक्शन थे कि भी एक बार चेक कर लेते हैं कितने से पास होते हैं कितने फेल होते हैं, जहां जहां की गई है वो आंसर की उसका कितने लोगों ने नकल की कितने नहीं की। अल्टीमेटली एक सख्त मैसेज देने के लिए ये काम गलत है, और जो कल्प्रेट है उनको पकड़ो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो और इस पेपर को रद्द करो। उन्होंने कहा 35 करोड़ का खर्च आएगा, हमने कहा 35 करोड़ सरकार देगी, लेकिन गलत ढंग से कोई भी सिलेक्शन ये हमको मंजूर नहीं है। हमें तो सिर्फ 35 करोड़ रुपए का खर्च देना है ना, बाकी कमीशन का काम है, कमीशन निर्णय ले। उनका कि आप 35 करोड़ देते तो हम इसको कैंसिल करेंगे, दोबारा कराएंगे। हमने कहा कराइए, और एफआईआर लिखी गई। उस एफआईआर में आज अलग अलग जगह 7 एफआईआर 8 हैं, और इन 8 एफआईआर के अंदर 50 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। 19 अभी भगोड़े हैं जिनको अरेस्ट किया जाएगा। ये इतना बड़ा गिरोह निकला है, और इसमें एक चौंकाने वाली बात है, ये गिरोह एकदम पैदा नहीं होते हैं, ये कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के जो खेल खेलने वाले लोग ये बहुत ऊपर तक जुड़े हुए रहते हैं। हमें कुछ चीज ध्यान नहीं आई अलग बात है, ध्यान आ जाए तो बख्शा नहीं जाएगा। ये मनोहर लाल की सरकार है। एक विषय हमारे बत्रा जी ने ये उठाया था कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मामले में एक पंचकुला में एफआईआर हुई है। उस पंचकुला के एफआईआर की जानकारी मैंने मंगा ली है। इसमें भी धाराएं बहुत लगी हैं, लेकिन उसमें क्या करते थे, वो एग्जाम हुआ, उसका जब रिजल्ट तैयार करते हैं उस रिजल्ट को वो कैसे ना कैसे प्रिक्योर करते हैं, और जो हाईएस्ट मेरिट के हैं उन लोगों को संपर्क करने का काम करते हैं कि तुम्हारी सिलेक्शन करा देंगे, और अंदर अंदर खेल चलते हैं। अब उसमें मेरिट में अंतर नहीं है, लेकिन ये धोखा तो है ना कि जो मेरिट में है उससे भी पैसे बटोरने लग गए। अल्टीमेटली वो गैंग पकड़ा गया है। इसके अंदर भी 9 लोगों का नाम है, और इसमें सारे लगभग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कर्मचारी हैं। ये सब 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके इनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। In this case, High Court has given Justice Kuldeep Singh has given an observation that इसके अंदर इसके पूरे स्कैंडल के अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इवन जो कमीशन के मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं। वाई सीबीआई इंक्वायरी शुड नॉट बी इंस्टीट्यूट। आप वहाँ पर उसको जैसे भी मैनेज किया, उसके बाद उसकी इंक्वायरी के बाद जो एसआईटी बनी, एसआईटी बीच में एक ऑब्जर्वेशन ये आई कि 3 आईपीएस ऑफिसर जो हो वो उसको एसआईटी की इंक्वायरी करें। आप मुझे सब कुछ कटल कर दिया। उसी के अंदर आपने चेयरमैन को भी सस्पेंड किया।
उसी के अंदर जो उनके मेंबर्स थे उनके फोन नंबर भी साथ में कॉल आए, एवरीथिंग इन इन्वेस्टिगेशन, बट इट्स नॉट ए फेयर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आपने चेयरमैन और मेंबरों को सेव करना था, इसलिए उसको स्कटल कर दिया। देखिए, एसआईटी गठित हुई है, कहीं एसआईटी में जिस प्रकार की आप बात बता रहे हैं कोई ऐसा विषय नहीं है। अगर ये कहीं कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स पर जाएगा, इसकी जिम्मेवारी हमारी है, क्योंकि उस सिलेक्शन बॉडी को, जो हमारे सरकार के लोग सिलेक्शन बॉडी में वो काम करते हैं, वो उनको अच्छे प्रकार से देख करके उनके सारे सिस्टम को देख करके सिलेक्ट करते हैं कि कौन आदमी कैसा है। अगर उस सिलेक्शन में कहीं को दोषी पाया जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एसआईटी में जो आप बता रहे हैं ये गलत तथ्य है। जो एसआईटी के अंदर नाम आए हैं वो मैंने बता दिया। उसमें एक असिस्टेंट कैशियर गोपनीय शाखा, एक लिपिक एचएसबीपी, एक प्राइवेट ठेकेदार, एक गोपनीय शाखा का एसएससी का असिस्टेंट है, फिर आईटी विंग का डीसी रोड पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, एक हरियाणा सिंचाई विभाग का सिविल सचिवालय चंडीगढ़ का अटेंडेंट है। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं ये इसमें मिले हैं, उनको सबको अरेस्ट कर दिया है। ऐसी कोई चीज जो हम स्वयं जिसका एक्शन न ले सकें, जो हमारे, मुझे लगता है कि हमारे घर के अंदर कोई गड़बड़ कर रहा हो, उसका काम होता है हम सीबीआई को दें कि हमारी अपनी फोर्स पर हमको भरोसा नहीं है। हमको हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर भरोसा है। जब तक ये भरोसा है तब तक हम किसी बाहरी एजेंसी को देने का कोई कारण नहीं है। क्यों देंगे? आज भी इस विषय में और सख्ताई की जरूरत है, क्योंकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, नकल मार के जो काबिल बच्चा हो रह जाता है, नकल से आगे निकल जाता है। मेरी आपसे क्वेश्चन में थोड़ा और सख्ताई से इस पर पेश किया जाए। में मापदंड चेंज करके जो 2015 में हुई थी और 18 के अंदर उनको फिर रद्द कर दिया, वो भी तो बाहर फिर रहे हैं वो बच्चे, उनका क्या हुआ? देखिए, वो भी कोर्ट का डिसीजन हुआ है। हुआ क्या कि जो स्पोर्ट्स पॉलिसी पहले जो बनी हुई थी 2015 की, कौन सी थी, उस पॉलिसी में जो स्पोर्ट्स का जो ग्रेडेशन की जो उनकी सर्टिफिकेट दिया जाता था उसके पैरामीटर अलग थे। बाद में जो 2018 की स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी उसमें ग्रेडेशन सर्टिफिकेट पर थोड़ा सा पारदर्शी तरीके से, एक जेन्युइन तरीके से सर्टिफिकेट मिले। पहली वाली पॉलिसी में लूपहोल्स थे जिसमें कोई भी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बना करके, हमारे पास ये भी खबर है कि 2-2 लाख रुपया लेकर के उन्होंने अपने ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनवा लिए, और एक नहीं बहुत बने। अरे भाई सुनो ना, सुनो तो, सुनो 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 सुनो, किसका नहीं, ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जब गलत बन गए, जब ग्रेडेशन सर्टिफिकेट गलत बन गए तब ये विषय कोर्ट में गया। तब कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, क्योंकि भर्ती नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के बाद हुई है भर्ती, इसलिए आप इसको बाद की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसके अनुसार भर्ती करो। जो रिजल्ट निकाला गया था जिसमें पहले वाले बाद वाले सब मिक्स कर दिए थे, तो जो पहले वाली पॉलिसी के हिसाब से क्वालिफाई करते थे उनको यही कहा गया कि अगर आप बाद वाली पॉलिसी में क्वालिफाई करते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन तो लगातार अपना आगे काम भी करता है, उसका ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बदलता भी रहता है, अगर नई ग्रेडेशन पॉलिसी में स्पोर्ट्स का ग्रेडेशन सर्टिफिकेट उसका होगा तो वो सिलेक्टेड माना जाएगा। जिसके बाद नई स्पोर्ट्स पॉलिसी का ग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा, पुराने के हमने सारे रिजेक्ट किए। आपने टीजीटी की सिलेक्शन की, टीजीटी की पोस्टें निकली, संस्कृत की, पीजीटी इंग्लिश की पोस्टें निकली, 600 कुछ पोस्टें तो संस्कृत की थी, 1000 कुछ पोस्टें इंग्लिश की पोस्टें थी। 2015 के अंदर एडवर्टीजमेंट हो जाती है, एग्जाम 2016-17 के अंदर हो जाता है। उसके बाद अब उस सारे के कोर्ट में मामला चला जाता है। कोर्ट ने फैसला आज करना है, आप एकदम उसको पोस्टों को विड्रॉ कर लेते हैं। उन बच्चों के फेट का क्या होगा कि जो 2015 में अप्लाई किया और 2020 में उसमें आप एज बढ़ाते रहेंगे, इनको दोबारा मौका देते रहेंगे। दिस इज मॉकरी ऑफ द सिस्टम। This is incompetence of the subordinate service commission. This is not a one example. There are many examples. आपने 1500 पोस्टें एक ओपिनियन एलआर की लेके बिना एजी की ऑफिस से लेके 15 पोस्टें आपने। बत्रा जी बता रहा हूँ, नहीं दोनों केस बता रहा हूँ, बैठिए, एक नहीं है, ये 2 केस है। एक टीजीटी इंग्लिश का है और एक संस्कृत टीचर्स का है। ये 2 अलग अलग केस है। क्या है कि डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कुछ शर्तें बना के भेजता है, और जो शर्तें डिपार्टमेंट ने बना के भेजी
वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उन शर्तों के आधार के ऊपर उसकी भर्ती करता है। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति जिसकी सिलेक्शन नहीं हुई सामान्यतः वही उसको चैलेंज करता है कोर्ट में जाके, और वहां ये समस्याएं आती हैं। मैं आपको संस्कृत टीचर की बताता हूं। संस्कृत टीचर में 2012 में आप लोगों ने एक पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी में ये जो संस्कृत के शिक्षा शास्त्री और आचार्य इनको बाहर निकाल दिया और केवल एमए संस्कृत और बीएड इनको कॉम्पिटेंट रखा। हमारे पास बहुत से रिप्रेजेंटेशन आए और सब जो जानकार लोग थे उनसे हमने पूछा, उनका संस्कृत की शिक्षा के लिए तो एमए संस्कृत की बजाय आचार्य संस्कृत ये ज्यादा एक प्रकार से गुण है संस्कृत में। ऐसे ही बीएड संस्कृत की बजाय शिक्षा शास्त्री संस्कृत वो ज्यादा निपुण है। 2012 से पहले यही था, 12 में आपने वो उड़ा दिया, हमने फिर 2017 में उन दोनों को फिर जोड़ा, शिक्षा शास्त्री और बीएड को बराबर किया। सुन तो लो पूरी बात, तो भाई पूरी बात सुन लो ना बत्रा जी बात मैं बता रहा हूं ना। जब मैं एक एक बात बता रहा हूं, संक्षेप खोल करके बता रहा हूं, पूरी बात तो सुनो। 2017 में ये पॉलिसी बदल गई, 2015 में एडवर्टाइजमेंट हुई, 15 में एडवर्टाइजमेंट होने के बाद इसका जो रिजल्ट आया वो 17 की पॉलिसी बढ़ने के बाद रिजल्ट आया। अब रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कब भर्ती करेगा, कब एग्जाम लेगा, कब रिजल्ट निकालेगा, रिजल्ट उसके बाद आया। अब ये सिलेक्शन वही हुई 2015 यानी 12 वाली, हमने सिलेक्शन वही की। लेकिन बाद में ये 17 की पॉलिसी वाले जिन्होंने कहा कि नहीं हमारा भी क्लेम बढ़ गया है क्योंकि 17 में ये पॉलिसी आ गई है, बीएड के बराबर हम हो गए शिक्षा छात्री, ये कोर्ट में चले गए। एक बेंच ने पहले वालों के फेवर में दिया, दूसरे बेंच ने दूसरे वाले में दिया। इसका मतलब है कि इसमें 5 साल लग गए, 2016-17 से लेकर 2021 4 साल में ये घूम रहे हैं और हर एक का प्रेशर है। और अल्टीमेटली जैसे बाकी सब एम्प्लॉइज सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, 5 साल इस सुप्रीम कोर्ट में और लगेंगे। हमको बच्चों की पढ़ाई का भी मामला पता है, हमको उनकी नियुक्तियां भी करनी है। अल्टीमेटली हमें विचार ये आया, हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से पूछा, डिपार्टमेंट से पूछा, डिपार्टमेंट ने कहा हाँ हम इसको बिठा करके नई भर्ती अगर कर देंगे तो ये तुरंत हो जाएगी, वरना ये कोर्ट में कभी ये कभी वो कभी ये कभी वो, और ये 5 साल और लग जाएंगे। हमने नहीं लगेंगे, जो कारण था वो हमने खत्म किया ना। हमने कारण खत्म किया ना भाई। आपकी 2012 की पॉलिसी और 2017 की पॉलिसी, इनका जो कंट्राडिक्शन है वो मैटर था। जब हमने उस कंट्राडिक्शन को खत्म ही कर दिया, जो होगी 2017 पर होगी, 2012 पर नहीं होगी, क्योंकि 15 की जो सिलेक्शन यानी एडवर्टाइजमेंट थी उसको खत्म किया है। आज उसका करके एग्जाम उसका होने जा रहा है, डेट उसकी शायद। बत्रा जी अगर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब वो आंसर दे रहे हैं तो ये तो बार बार हर इशू के ऊपर आपने खड़ा होकर के पूछना है। देखिए मैं कह रहा हूं कि जब हमने एक निर्णय ले लिया, निर्णय लेना हमारी अधिकार क्षेत्र में है, हम बजाय 5 साल उसको और कोर्टों में धकेलें, हमने निर्णय लिया, कोर्ट बंद, आखिर हम एक निर्णय ले सकते, हमने ले लिया। अब नई भर्ती करेंगे और भाई फिर भी कोई जाएगा तो जाएगा, उनको जाएगा तो जाएगा, मैं कहता हूं 20 लग जाएंगे। हमने अपना काम करना करते रहेंगे, हमें काम ये ठीक लगा हमने कर दिया, वो काम अगर नहीं करते तो 5 साल और जाते। आज सरकार के नाते जो अधिकार हमारा है उसका उपयोग करना हमारा धर्म बनता है, हम करेंगे, जरूर करेंगे। ये क्या बात। और इसी प्रकार से पीजीटी इंग्लिश, वहां भी झगड़ा सुन लीजिए। मैं बहुत डिटेल में अध्ययन करके आता हूं चीजों का। झगड़ा क्या है, इंग्लिश के टीचर लगाने हैं। इंग्लिश में विवाद क्या खड़ा हुआ कि इंग्लिश इलेक्टिव वो होना चाहिए या इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। अब इलेक्टिव देखने में तो इलेक्टिव तो ऐसा है कोई ले कोई ना ले, कंपलसरी का मतलब है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोर्ट ही उलझ गए इस बात में, डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी उलझ गए कि इलेक्टिव ठीक है या कंपलसरी ठीक है, और ये कोर्ट में ये चलते चलते 5 साल हो गए। इसको भी 5 साल कोर्ट में एक सब्जेक्ट को लेकर के कि शुड इट बी इंग्लिश इलेक्टिव और शुड इट बी इंग्लिश कंपलसरी, और फैसला ना तो डिपार्टमेंट ना कोर्ट और ना यूनिवर्सिटीज सहमत नहीं है। आखिर हमने उसको स्पेसिफाई किया कि अब दोनों ही, चाहे इंग्लिश कंपलसरी है चाहे इंग्लिश इलेक्टिव है, उसको लिख करके एग्जाम लेंगे, रूल्स बन जाएंगे बहुत जल्दी, डिपार्टमेंट बना रहा है, दोनों का लिखेंगे, जो आखिर एग्जाम तो बाद में भी होना है।